तो हमारा टॉपिक जो है आज का वो फ़िश प्रिजर्वेशन है। इसमें हम फ़िश प्रिजर्वेशन के डिफरेंट मेथड देखेंगे और आप तौर पे जो ऐसे मेथड जो फ़िश को कमर्शियली प्रिजर्व करने के लिए यूज़ होते हैं उन मेथड को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फ़िश प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि पता है फ़िश को हम आपको पता है फ़िश को हम कैप्चर तो कर लेते हैं, लेकिन कैप्चर करने के बाद अगर उसकी प्रॉपर प्रिजर्वेशन ना हो तो वो फ़िश स्पॉयल हो जाएगी और स्पॉयल होने के बाद उसकी वो इकोनॉमिक वैल्यू नहीं रहेगी। इसके अलावा आपने देखा है कि हम अक्सर जो सी फ़िशेज़ होती हैं उसको पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट करते हैं और इसके साथ डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट एरिया में इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए जो है फ़िश की प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो फ़िश प्रिजर्वेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है फ़िश कमर्शियल फ़िशरीज़ का। और आम तौर पे ये जो फ़िश प्रिजर्वेशन होती है ये इसलिए की जाती है कि फ़िश जो है वो फ्रेश रहे फॉर द लॉन्ग टाइम। इसके साथ साथ इसका जो टेस्ट है, इसका फ्लेवर है या इसका जो ऑर्डर है और इसके साथ साथ जो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो प्रिजर्व रहे। इसके साथ हम फ़िश प्रिजर्वेशन इसलिए भी करते हैं कि फ़िश की जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो अकॉर्डिंग टू द मार्क या अप टू द मार्क जो है वो रहे। इसके साथ फ़िश प्रिजर्वेशन को हम इसलिए भी फ़िश की प्रिजर्वेशन हम इसलिए भी करते हैं ताकि हम फ़िश को जो लॉन्ग डिस्टेंस है उस तक ट्रांसपोर्ट कर सकें और वहाँ के लोग उसको प्रॉपरली जो है वो कंज्यूम कर सकें। तो आम तौर पे फ़िश प्रिजर्वेशन वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं स्पॉलेज के, फ़िश स्पॉलेज के, और वहाँ पे प्रिजर्वेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। जो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरिया होते हैं जहाँ पे हीट ज़्यादा होती है या ऐसे एरिया जहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है वहाँ पे इसको जो है इसकी प्रिजर्वेशन जो है वो की जाती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़िश स्पॉइल क्यों होती है, फ़िश ख़राब क्यों होती है। तो इसके बेसिक थ्री एजेंट्स हैं जिसकी वजह से फ़िश स्पॉइलेज का काज बनते हैं। पहले जो है वो माइक्रोबियल एक्शन है जिसमें जो माइक्रो बायोटा है वो इन्वॉल्व है फ़िश स्पॉइलेज में। दूसरा जो है वो इंजामेटिक एक्शन है जो इटसेल्फ फ़िश के होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और तीसरे जो है वो कुछ केमिकल एक्शन है या केमिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फ़िश जो है वो स्पॉयल होती है। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें माइक्रोबियल एक्शन की, तो ये इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो सबसे ज़्यादा फ़िश की स्पॉइलेज में इन्वॉल्व होते हैं। और इसकी वजह ये है कि नेचुरल कंडीशन में भी जब फ़िश लाइव होती है उस वक्त भी जो लार्ज नंबर ऑफ़ बैक्टीरिया फ़िश के गिल्स में, उसकी बॉडी में या गट में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और आम तौर पे अगर आप देखें गिल्स है या बॉडी है या फ़िश गट है, ये बहुत अच्छा जो है वो सूटेबल मीडियम है माइक्रोबियल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर जो होता है वो 75 से 85% तक जो होता है। तो इस वजह से यहाँ पे इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है माइक्रोबियल बायोटा की, और वो फूड फ़िश स्पॉइलेज का बायस बनते हैं। इसके साथ साथ फ़िश को जब हैंडल किया जाता है, जब वो उसके स्टोरेज के प्रोसेस से गुजारा जाता है, तो उस वक्त कुछ और बैक्टीरिया भी इसके साथ जो है वो ऐड हो जाते हैं और उसकी वजह से फ़िश स्पॉइल होती है। इसके साथ साथ जो कट्स आते हैं फ़िश को या एब्रेशंस आते हैं कैचिंग के दौरान, उसमें भी जो है वो ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है क्योंकि इसमें जो है वो हेमोराइज हो जाता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ इन्हांस हो जाती है। तो ये चूँकि बहुत ज़्यादा सूटेबल इन्वायरमेंट है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पे जो है वो इसकी जो स्पॉइलेज होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो आम तौर पे जो बैक्टीरिया होते हैं हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं जो फ़िश डिग्रेडिंग बैक्टीरिया हैं या फ़िश स्पॉलेज बैक्टीरिया हैं अकॉर्डिंग टू द देयर सबस्ट्रेट या जिसके ऊपर ये इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो जस्ट प्रोटीन के डिग्रेड करते हैं। इसके अलावा कुछ जिसको हम प्रोटोलिटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। इसके साथ कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को जो कंटेंट हैं उसको डिग्रेड करते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो फैट कंटेंट्स को जो है वो डिग्रेड करते हैं। तो अगर हम पहले की बात करें जो प्रोटीन कंटेंट्स को डिग्रेड करने वाले हैं उनको हम प्रोटियोलिटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। और इसमें ज़ोडोमोनास की जो जिनस है उसके स्पीशीज़ इंक्लूड हैं। इसके अलावा प्रोटियस स्पीशीज़ है, इसके साथ क्रोमोबैक्टीरियम है, हेलोबैक्टीरियम है और कुछ माइक्रोकोकस बैक्टीरिया हैं जो डिग्रेडेशन ऑफ फिश में इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ साथ ऐसे बैक्टीरिया जो कार्बोहाइड्रेट्स को डिग्रेड करते हैं और उसके फर्मेंटेशन का बायस बनते हैं उनको हम फर्मेंटिंग बैक्टीरिया कहते हैं या फर्मेंटिव माइक्रोब्स कहते हैं, जिसमें
कोकस आता है, इसके अलावा ल्यूकोनोटिक्स आता है, और साथ में जो है वो माइक्रोकोकस वगैरह आते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो उसको डिग्रेड करते हैं, फ़ैट कंटेंट्स को डिग्रेड करते हैं, और इसमें जो मोस्टली बैक्टीरिया हैं वो ग्राहम नेगेटिव जो स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की वो इन्वॉल्व हैं। तो आमतौर पे अगर हम इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखें, तो जो जब डिकम्पोजिशन होती है प्रोटीन की, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद जो प्रोटीनेटिंग बैक्टीरिया हैं ये कन्वर्ट कर देते हैं इसको अमोनिया में, प्लस जो है वो अमाइनो एसिड्स में, और ये अमाइंस में जो है वो बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये फर्मेंटिक माइक्रोब जो हैं इस पर इफ़ेक्ट करते हैं, और एसिड ऑफ और अल्कोहल में और प्लस गैसेस में जो हैं वो इनको कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें फैट्स की, तो वो लाइपोलिटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, और ये जो है ये डिग्रेड करते हैं फैट्स कंटेंट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जो है ये डिग्रेड करते हैं। इसके बाद अगर हम सेकंड जो काज ऑफ स्पॉइलेज है वो इंजाइमेटिक एक्शन है, और आपको पता है कि फ़िश जो होती है वो स्पॉयल होती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से, और जब वो डाइजेस्टिव एंजाइम अगर एक्टिव के ऊपर रहते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ द फ़िश, तो वो जो फ्लैश होता है उसको सॉफ्ट करने का सबब बनते हैं, और इस प्रोसेस को हम ऑटोलाइसिस भी कहते हैं। तो इसकी वजह से चूँकि ये ऑटोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है, और इसका फ़िश का जो मीट होता है या जिसको जो फ्लैश होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जो है वो ये लायबल हो जाता है, यानी कि बैक्टीरिया उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो एंजाइम जो इन्वॉल्व हैं जो सॉफ्टनिंग का सबब बनते हैं फ़िश की मीट का, उसमें प्रोटीनेज एंजाइम है जो डाइजेस्ट करता है मसल प्रोटीन को, इसके अलावा कैटालेज है जो डाइजेस्ट करता है गिल्स को, इसके साथ साथ एटीपीएज है जो कम्प्लीटली रिमूव करता है एटीपी को मसल से इन 6 to 8 आवर, और उसकी जो है वो डाइजेशन का बायस बनता है। इसके बाद जो इंजाइमेटिक एक्शन में ऑटोलाइसिस है, और ये प्रोटीन जो होती है उसकी ऑटोलाइसिस होती है, यानी कि वो खुद ब खुद टूटती है अमाइनो एसिड्स में, और इसके साथ कुछ अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स में जो फर्दर डिकम्पोज होकर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनाते हैं। तो जो अमाइंस होते हैं जैसे कि अमोनिया में हमने डिस्कस किया, ये स्मेलिंग का बायस बनते हैं, और इसकी वजह ये है कि ये जो अमाइंस होते हैं जो उसमें पैदा होते हैं ऑटोलाइसिस की वजह से, वो उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो स्मेल क्रिएट करते हैं, जैसे कि इंडोल है या स्केटोल है। ये अमाइंस जो है वो बनते हैं ऑटोलाइसिस की वजह से, इसमें अमोनिया बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और साथ में अमाइंस बनते हैं, तो ये उसकी जो है वो स्मेल का सबब बनते हैं। इसके बाद अगर हम थर्ड कैटेगरीज़ की डिस्कस करें फ़िश स्पॉलेज की, जो है वो जो सबब बनते हैं वो केमिकल एक्शन है, और ये जो केमिकल एक्शन है ये बहुत लीस्ट काज करता है फ़िश की स्पॉलेज में, क्योंकि ये सिर्फ जो केमिकल डिग्रेडेशन है, ये केमिकल एक्शन है, ये फैटी एसिड्स में इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे फ़िशेस जो ज़्यादा फैटी होती हैं, जैसे कि सार्डीन है या मैरेकल्स है, ट्राउट है, कैटला है या ग्रास कार्प है, उसमें केमिकल एक्शन की वजह से स्पॉलेज ज़्यादा होती है। तो जब केमिकल एक्शन की वजह से फ़िश में चेंजेस आना शुरू हो जाती है, तो उसकी डिकलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा रेंडिसिटी फ़िश जो है वो ऑयल स्टार्ट हो जाती है बाई ऑक्सीडेशन, यानी कि अब पता है कि फैटी एसिड की जब ऑक्सीडेशन होती है तो वो ऑयल्स जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, इसके साथ साथ कलर जो होता है डिकलराइज होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम इस केमिकल एक्शन की वजह से स्पॉलेज को प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो हम एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करेंगे, और लाइक जैसे कि पॉलीफिनोल है, तो वो इसको हम जो है यूटिलाइज़ करेंगे फ़िश की स्पॉइलेज से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर हम जो है वो मेथड को डिस्कस करें कि मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन जो हैं, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्वेशन है जो बेस करते हैं वो फ़िश की क्लीननेस पे बेस करते हैं, और उसके बाद उसकी जो है वो सैनिटाइजेशन पे जो है वो ये बेस करते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रिजर्वेशन करें, तो प्रिजर्वेशन हम जो है वो बेसिकली टू टाइम के लिए करते हैं, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए और दूसरी जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन प्रिजर्वेशन की बात करें, तो इसमें प्रिजर्वेशन जो होती है जो फ़िश को 2 to 4 आवर्स के लिए जो है वो
प्रिजर्व किया जाता है। इसके अलावा अगर फ़िश को हमने जो है लोकल मार्केट में सेल करना है तो हम 2 to 4 आवर्स के लिए इसकी प्रिजर्वेशन करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि जो आइस क्रश्ड आइस जो फ़िशेज़ होती हैं, सॉरी, अब जो क्रश्ड आइस होती है उसमें फ़िश को प्रिजर्व किया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो आम तौर पे जो आइस का टेम्परेचर होता है वो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस पर टेम्परेचर, ये ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर जो माइक्रोबियल एक्शन है और ऑटोलैटिक एंजाइम एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं, और फ़िश में जो स्पॉलिज का प्रोसेस है या उसकी डिग्रेडेशन का प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। इसके बरक्स अगर हम बात करें लॉन्ग ड्यूरेशन प्रिजर्वेशन की, तो आमतौर पे जो लॉन्ग ड्यूरेशन प्रिजर्वेशन होते हैं उसमें कुछ स्टेप्स आते हैं, जिसमें हम पहले जो है वो क्लीनिंग की बात करते हैं कि हम फ़िश को प्रॉपर्ली क्लीन करते हैं। इसके बाद हम उसकी डीगटिंग करते हैं, और डीगटिंग बोलते हैं कि आपने देखा होगा कि जो मार्केट में फ़िशेस अवेलेबल होती हैं आमतौर पर उनका जो पेट होता है या गट एरिया होता है वो चाक किया होता है, उसमें से जो गट कॉन्टेंट्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं वो निकाले जाते हैं। क्यों? और इसकी वजह ये है क्योंकि जो मोस्टली एंजाइम्स होते हैं जो ऑटोलाइसिस का बायस बनते हैं फ़िश के, वो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और डाइजेस्टिव गट में पाए जाते हैं। तो इसलिए जब हम उसको रिमूव कर देते हैं और वहाँ पे आइस लगा देते हैं तो फ़िश की जो डिग्रेडेशन का प्रोसेस होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो कंजर्वेशन और स्टोरेज है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन में आता है। तो अगर पहले की अगर हम बात करें तो क्लीनिंग की बात करें तो आम तौर पे जो कोल्ड वाटर होता है या कोल्ड क्लीन वाटर होता है वो क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कोल्ड वाटर उसके जो बहुत से बेनिफिट हैं। एक बेनिफिट तो ये है कि उससे फ़िश क्लीन हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो बहुत ईज़िली क्लीन वाटर से फ़िश की बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है। इसके अलावा जो स्लाइम्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। इसके साथ वाटर से जो है वो ब्लड है या स्टेन है या म्यूकस हैं, कुछ फीसिस हैं, सैंड्स हैं या मड पार्टिकल होते हैं, ये सारे के सारे क्लीनिंग के प्रोसेस के साथ जो है वो रिमूव हो जाएंगे और फ़िश की जो सरफेस होती है वो एटलीस्टली क्लीन हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा फ़िश की प्रिजर्वेशन में वो उसकी डीगटिंग है। और डीगटिंग मैंने जैसे कि पहले बताया, इसमें ये होता है कि जो इंटरनल विसरा होता है फ़िश का वो हम रिमूव करते हैं। जैसे ही हम उस इंटरनल विसरा को रिमूव कर देते हैं, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, तो उसके बाद बॉडी को जो है वो कैविटी जो जिससे हमने ऑर्गन्स को रिमूव किया होता है उसको हम वॉश करते हैं, और वहाँ पे जैसे ये वॉश हो जाता है तो माइक्रोबियल एक्टिविटी और एंजाइमेटिक ऑटोलाइसिस जो होती है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। इसके बाद कंजर्वेशन और स्टोरेज आती है, और कंजर्वेशन और स्टोरेज जो है हम इसलिए करते हैं कि फ़िश को हम लॉन्ग टाइम के पीरियड के लिए इसको हम प्रिजर्व कर सकें। और इसमें के डिफरेंट मेथड हैं जिसमें से हम कोई एक मेथड जो है वो यूटिलाइज़ करके इसकी जो है वो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन जो है वो प्रिजर्वेशन करते हैं। जिससे पहला जो मेथड है वो रेफ्रिजरेशन है, दूसरा डीप फ्रीजिंग है, फिर फ्रीज ड्राइंग है, चौथा मेथड साल्टिंग है, पांचवा जो है वो स्मोकिंग है, छठा ड्राइंग है, और सातवां मेथड जो है वो केनिंग है। तो पहले की अगर हम बात करें तो वो जो है वो रेफ्रिजरेशन है, यानी कि हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। तो ये रीसेंट मेथड है जिससे ये डिके के प्रोसेस को स्लो डाउन या प्रिवेंट किया जाता है। और इसमें रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में आम तौर पे हम जो है इवन अगर हम टेम्परेचर सही रखें और जो कंडीशन है वो हम जो है वो हाइजीनिक रखें तो फ़िश को 1 ईयर तक भी जो है प्रिजर्व किया जा सकता है। लेकिन आम तौर पर रेफ्रिजरेशन में हम जो फ़िश प्रिजर्व करते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के नहीं करते। तो अगर हमने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो है वो करना है, फ़िश को प्रिजर्व करना है, तो हमने क्या क्या करना है कि हमने जो आइस ऑफ लेयर है वो यूज़ करनी है फ़िश के जो फ्लैश है या फ़िश के जो पार्ट हैं उसमें, ताकि वो जो है वो फ़िश प्रिजर्व रहे। तो आजकल अगर हम लेटेस्ट मेथड देखें तो एक रूम बनाए जाते हैं, इसको चिलर बनाए जाते हैं या फ्रीज कैबिनेट्स बनाए जाते हैं, उसमें इसको जो है वो फ़िश को रखा जाता है और फ़िश जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक अप टू 1 ईयर जो है वो इसमें प्रिजर्व रह सकती है। तो ये जो रूम्स हैं ये अवेलेबल हैं डिफरेंट एरिया में, जैसे कि हमारे कराची में वहाँ पे भी ये ऐसे जो है वो कैबिनेट अवेलेबल्स हैं। इसके अलावा हमारे लोकल मार्केट जैसे कि लाहौर है या ऐसे कुछ मार्केट्स हैं वहाँ पे भी ये अवेलेबल हैं जहाँ पे फ़िश को जो है वो रेफ्रिजरेटिंग मेथड से प्रिजर्व किया जा सकता है। तो आम तौर पे हमने क्विक फ्रीजिंग करनी होती है। जैसे फ़िश को हम जो है डीगट करते हैं, हम उसको क्विकली जो है इसको फ्रीज़ करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए। और आम तौर पे जो फ़िश होती है उसको हम जो है वो कैरियर एयर प्लास्टिक टाइप्स जो होते हैं
जो चिलर उसमें हम उसको रखते हैं और वहाँ पे इसको जो है वो फिर प्रिजर्व किया जाता है। तो आमतौर पे जो लो टेम्परेचर होता है जैसे कि अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है इस रेफ्रिजरेटिंग प्रोसेस में, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कंसिडर किया जाता है इसकी प्रिजर्वेशन में। तो इसके लिए हमें, अगर हम इसको आइस के थ्रू करना चाहते हैं प्रिजर्वेशन, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा आइस जो है वो रिक्वायर्ड होगी। और हमने क्या क्या करना है कि जो अल्टरनेट लेयर्स होती हैं आइस की, उसमें हमने फ़िश को जो है वो पुट करते हैं। तो लार्ज फिशेस जो है आमतौर पे जैसे कि जिसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, उसमें अराउंड द फिश के साथ साथ इसके जो एब्डोमिनल कैविटी होती है आफ्टर डिगटिंग, वहाँ भी आइस रखी जाती है ताकि वहाँ पे जो है वो एंटी बैक्टीरियल जो बैक्टीरियल स्पॉलेज है या एटोलाइसिस है वो रिड्यूस हो सके। इसके साथ साथ जो आइस होती है यूज़ की जाती है, उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स भी ऐड किए जाते हैं, जिससे जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो आमतौर पर ये जो चिलिंग प्रोसेस है, ये उस फिश की जो फिज़िकल स्टेट है उसको चेंज नहीं करता। लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो ये जो मेथड है रेफ्रिजरेशन का, जिसको हम अप टू 1 ईयर भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है। हम इसको मैक्सिमम 2 वीक्स तक जो है वो फ़िश की प्रिजर्वेशन कर सकते हैं इस मेथड से। इसके बाद जो सेकंड मेथड है वो डीप फ्रीजिंग मेथड है, और इसमें हम आमतौर पे फ़िश को क्लीन करने के बाद या डिगटेड करने के बाद, और इसके अलावा फिर हम इसको ट्रिम्ड करते हैं। मतलब ट्रिम करते हैं कि हम उसकी जो अनयूजेबल पार्ट्स हैं वो रिमूव कर देते हैं, और उसके सूटेबल जो पार्ट्स सूटेबल जो साइज़ होता है उसमें इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो आमतौर पे 2 टाइप की डीप फ्रीजिंग यूज़ की जाती है। एक को हम क्विक फ्रीजिंग बोलते हैं और दूसरे को हम स्लो फ्रीजिंग बोलते हैं। तो आमतौर पे जो क्विक फ्रीजिंग होती है उसमें जैसे ही हम फ़िश को डीगट करते हैं, उस विद इन 30 मिनट्स हम फ़िश को जो है वो फ्रीज़ करना शुरू कर देते हैं, और ये 30 मिनट्स के अंदर अंदर अपना टेम्परेचर जो होती है वो अटेन कर लेती है, जो इसकी प्रिजर्वेशन का होता है। लेकिन अगर हम स्लो फ्रीजिंग की बात करें तो इसमें 3 to 72 आवर्स जो है वो लग जाते हैं टेम्परेचर -1 to -18 डिग्री सेल्सियस जो है वो अटेन करने के लिए। लेकिन एक दफ़ा जब ये टेम्परेचर अटेन हो जाता है तो फिर हम फ़िश को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। तो इसमें कुछ डिसएडवांटेज है डीप फ्रीजिंग के। पहला डिसएडवांटेज जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली जो है वो लॉस डैमेजिंग का बायस बनता है, वो लॉस ऑफ फ्लेवर है। क्योंकि अगर एक चीज़ का नेचुरल फ्लेवर ही जो है वो ख़त्म हो जाए तो वो फिर इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं रहती। तो इस वजह से चूँकि फ्लेवर लॉस हो जाता है, इसका बहुत बड़ा डैमेज है। इसके बाद स्लाइट डैमेज टू टिश्यू जो है वो स्लाइटली डैमेज हो जाते हैं, और इन या चेंजेस की वजह से फ़िश जो होती है वो टेस्टलेस हो जाती है। इसके साथ साथ तो ये अगर हम इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं, ये जो फ़िश का जो ऑर्डर ख़त्म हो जाता है, इसके साथ साथ इसका जो टिश्यू डैमेज होते हैं, तो हम फिर क्या करते हैं कि हम फ़िश को वैक्स में प्रॉपरली रैप करते हैं, या इसके अलावा जो कुछ ग्लेजिंग होती हैं उस प्रोसेस को यूटिलाइज़ करके फ़िश की ग्लेजिंग करते हैं। तो इसके साथ ये जो ग्लेजिंग प्रोसेस है ये फ़िश के कलर को और इसके साथ साथ जो टेस्ट होता है उसको ये जो है वो मेंटेन रखता है। तो डीप फ्रीजिंग जो है आमतौर पर जैसे ही फ़िश को हम थ्यू करते हैं या हम उसको धोते हैं, थ्यू करना मतलब धो देना, आफ्टर क्लीनिंग या डिगटिंग, तो उसके फ़ौरन बाद उसको डीप फ्रीज़ करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वाटर कंटेंट्स में चूँकि फ़िश में आ जाता होता है, इस वजह से इसके स्पॉइलिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। इसके बाद तीसरा मेथड जो है वो फ्रीज़ ड्राइंग है, और फ्रीज़ ड्राइंग ये बहुत ज़्यादा कम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और इसके लिए हमें एक सूटेबल जो मशीनरी होती है, सूटेबल यूनिट होता है वो रिक्वायर्ड होता है। और इसलिए हम उसको जो है वो लार्ज स्केल पर यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि फ्रीज़ ड्राइंग में सबसे पहले फ़िश जो है उसको फास्टली फ्रोज़ किया जाता है, और फ्रोज़ करने के बाद फिर उसी लो टेम्परेचर में उसको ड्राई किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो ये फ्लेवर है इसमें, और इसके साथ जो कलर है और न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो फुली कंजर्व रहती है फ्रीज़ ड्राइंग प्रोसेस में। इसके बाद जो चौथा मेथड है उसको हम साल्टिंग बोलते हैं, और ये बहुत पुराना मेथड है। आमतौर पे जैसे हम पिकलिंग करते हैं, या जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अचार बनाते हुए ये जो चिलीज़ होती हैं, मिर्चें होती हैं, या इसके साथ साथ जो आपने देखा होगा कि वो जो मैंगोज़ होते हैं उसके ऊपर वो साल्ट लगाया जाता है। इसी तरह इस प्रोसेस में भी फ़िश के ऊपर जो है वो साल्ट लगाया जाता है, और बहुत ज़्यादा कॉमन और ओल्ड मेथड है। तो फ़िश को आमतौर पे इस प्रोसेस में प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम NaCl या जो टेबल साल्ट होता है उसका सोल्यूशन बनाते हैं, और सोल्यूशन बनाने के बाद फ़िश को हम उसमें जो है वो इसके साथ ट्रीट करते हैं या उसमें जो है वो डिप करते हैं। तो साल्ट जो होता है ये आमतौर पर डिहाइड्रेट करता है
फ़िश को उसमें से वाटर कंटेंट को रिमूव कर देता है, और जब वाटर कंटेंट रिमूव हो जाता है तो फ़िश का जो इन्वायरमेंट होता है वो सूटेबल नहीं रहता बैक्टीरियाज की डिग्रेडेशन के लिए। लेकिन इसके एक जो है वो डिसएडवांटेज है, यूँ कह लें कि जो साल्ट होता है, जैसे फ़िश डिहाइड्रेटेड होती है, वो उसके बॉडी टिश्यू में इंटर हो सकता है। तो साल्ट की कंसंट्रेशन जो आम तौर पे जो रखी जाती है 25% से अबव रखी जाती है, क्योंकि 25% या इससे अबव जो होता है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है और इवन माइक्रोब्स को किल भी कर देता है। लेकिन इसके साथ अगर हम सी शोर की या जो है वो सी की फ़िशेज़ देखें तो उसमें कुछ हेलोफिलिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन वो जो हेलोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं वो जो है अफेक्टेड रहते हैं, और उसकी वजह से जो फ़िश है होती है उसका जो फ्लैश होता है या मीट होता है वो पिंक हो जाता है, और उसके साथ उसकी स्पॉइलेज का बायस बनता है। तो आमतौर पे 20 केजी जो प्योर साल्ट होता है वो हमें रिक्वायर्ड होता है 100 ग्राम फ़िश को प्रिजर्व करने के लिए। तो लेकिन अगर हम इसकी बजाय अगर हम ऑयली फ़िशेज़ देखें तो उसको इससे भी ज़्यादा साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो जो मेथड ऑफ साल्टिंग होता है उसमें पहला मेथड जो है वो ड्राई साल्टिंग है, इसके बाद जो वेट या ब्राइन साल्टिंग है, और इसके साथ जो है वो कोल्ड साल्टिंग है। ये तीन मेथड यूज़ किए जाते हैं साल्टिंग के लिए। तो जो पहला मेथड है जिसको हम ड्राई साल्टिंग बोलते हैं, उसमें फ़िश को पहले क्लीन किया जाता है और उसके बाद फिर साल्ट के साथ जो है वो रब किया जाता है। तो फ़िश को इसके बाद जो है वो पैक्ड या सीमेंटेड टैंक्स में रखा जाता है, और ड्राई साल्ट जो होते हैं वो उसके ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है। इसके साथ साथ जो फ़िश की लेयर होती है जो ड्राई टैंक में या सीमेंटेड टैंक में हमने डाल दी होती है, उसमें बिटवीन लेयर्स जो होता है वो साल्ट रखा जाता है। इसके साथ जो साल्ट की रेशो रखी जाती है वो आम तौर पे फ़िश और साल्ट के दरमियान 1:2 या 1:8 की रेशो रखी जाती है, डिपेंड करता है कंडीशन पे और टाइप ऑफ द फिशेस पे। तो जो टाइप ऑफ द फिशेज़ है ये अगर वो बहुत ज़्यादा ऑयली होगी तो वो साल्ट का कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो आफ्टर 2 to 3 डेज़ फ़िश को फिर रिमूव किया जाता है ट्यूब्स में से, और उसको ड्राई किया जाता है सन्स में 2 to 3 डेज़ के लिए। तो इसमें जो फ़िशेज़ होती हैं वो प्रिजर्व तो हो जाती हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी जो होती है बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर रहती है। तो इसके बाद वेट है या ब्राइन साल्टिंग है, और इसमें जो क्लीन और जो फ़िशेज़ होती हैं उसको लार्ज कंटेनर में पैक किया जाता है, और फिर उसके बाद उसमें जो कंसनट्रेटेड साल्ट सोल्यूशन है जो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है वो डाल दिया जाता है, और फिर फ़िश को जो है वो डेली बेसिस पे स्टीयर किया जाता है। तो लार्ज फिशेज़ जो होती हैं उसको पहले हम डिकट करते हैं, डिकट करने के बाद क्लीन करते हैं, और इसके बाद फिर उसको जो है वो ब्राइन सोल्यूशन में डाल देते हैं। लेकिन ये जो वेट या ब्राइन सोल्यूशन मेथड है ये ज़्यादा तौर पर लॉन्ग ड्यूरेशन प्रिजर्वेशन के लिए सूटेबल नहीं है। तो आम तौर पे जो प्रिजर्वेशन होती है वो इसमें 3 to 4 मंथ के लिए हो सकती है। इसके बाद जो कोल्ड साल्टिंग है तो उसमें आमतौर पे जो पोर्टो साल्ट होता है वो क्रश्ड आइस के ऊपर डाला जाता है, और अबाउट जो 22 to 26 पाउंड साल्ट जो होता है वो पर 10 kg के हिसाब से यूज़ किया जाता है। और इसके बाद ये जो फ़िश होती है जिसको हमने साल्ट लगाया होता है इसको हम कोल्ड स्टोर में जो है वो स्टोर कर लेते हैं, और टेम्परेचर जो होता है वो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं रखा जाता। तो इसके बाद जो अगला मेथड है वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग आपको पता है जैसे इसको धुआं देना, तो ये आमतौर पर मेथड जिसमें पहले फ़िश को हम क्लीन करते हैं, फिर डीगटेड करते हैं, इसके बाद साल्ट सोल्यूशन में इसको सो करते हैं, और फिर इसके बाद इसको हैंग करते हैं स्मोक हाउसेस में। तो स्मोक हाउसेस जो होते हैं ये जो है वो शेडेड होते हैं या बॉक्स ओवर फायर हाउसेस होते हैं, ताकि स्मोक जो प्रोड्यूस हो और फ्लेम जो है प्रोड्यूस ना हो, क्योंकि अगर फ्लेम प्रोड्यूस हो गया तो उससे फ़िश जो है होती है वो डैमेज हो जाएगी। तो स्मोक इसमें इस प्रोसेस में हम फ़िश को 6 आवर्स तक स्मोक करते हैं, और इसके साथ ये जो फ़िश होती है ये जो है वो लंबे अरसे तक सेव की जा सकती है, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो फ़िश को साल्ट के बरक्स कम अरसे तक प्रिजर्व जो है वो करता है। इसके बाद जो अगला मेथड है वो ड्राइंग है, और इसमें जो है वो डिहाइड्रेटेड फ़िश प्रोड्यूस की जाती है, और इसका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि हम बैक्टीरिया और एंजाइमेटिक एक्शन को रिड्यूस कर सकें। तो इसमें पहले हम फ़िश को क्या करते हैं कि हम इसका जो वाटर कंटेंट्स है ओनली 10 to 20% रहने देते हैं, इसको फिर ड्राई कंडीशन में स्टोर करते हैं। और ये जो सन ड्राइंग मेथड है ये आमतौर पर जो लोकल कम्युनिटी पाकिस्तान की है उसमें ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद जो स्मॉल फिशेस जैसे कि रिवर फिशेस हैं या सिल्वर बेलीज़ हैं, या इसके अलावा जो है वो डक्स हैं कुछ, वो जो स्प्रेड की जाती हैं सैंडी बीच के ऊपर,
और वहाँ पे इसको जो है वो प्रिजर्व किया जाता है ड्राइंग प्रोसेस से। इसके बाद जो लास्ट मेथड है, जो मोस्ट ज़्यादा एडवांस मेथड है, इसको हम कैनिंग बोलते हैं, और ये सबसे पहले जो है वो इनिशियली यूरोप में हुआ, और इसके बाद और ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। और आमतौर पे जो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव फ़िशेज़ होती हैं, जो महंगी फ़िशेज़ होती हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो इसका नेचुरल फ्लेवर होता है वो लंबे अरसे तक प्रिजर्व रहता है, और कैनिंग में जो है वो फ़िश वो रहती है प्रिजर्व लॉन्ग ड्यूरेशन तक। तो कैनिंग का जो प्रोसेस है, इसमें पहले फ़िश को जो है वो क्लीन किया जाता है, उसके बाद फिर इसको स्टीरलाइज़ किया जाता है। स्टीरलाइज़ करने के बाद फ़िश को जो है वो प्रॉपर स्मॉल पीसेस में जो सूटेबल साइज़ होता है उसमें कट किया जाता है, और पीसेज जो होते हैं फिर ब्राउन सोल्यूशन में डिप कर किए जाते हैं, ताकि सिर्फ ब्लड जो है या कुछ दूसरी चीज़ें हैं वो रिमूव हो जाएँ, बैक्टीरिया रिमूव हो जाएँ। अब उसके बाद जो पीसेस हैं इसको एक्सपोज किया जाता है स्टीम को ओवर एडहेसिव मटेरियल, और उसके बाद ये पीसेस जो होते हैं ये ड्राई किए जाते हैं और पैक किए जाते हैं कंटेनर में। ये बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और इसमें कॉस्टली मशीनरी इन्वॉल्व होती है और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस हैंड की जो इन्वेंशन है उसको रिड्यूस रखते हैं, ताकि जो माइक्रोब्स हैं इसमें फर्दर एडेड अप ना हो।